हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो लास्ट क्लास में रोहित सर ने चैप्टर 10 को कवर अप कर लिया था, वैसे नहीं सारे को। अब हम स्टार्ट करने वाले केस लॉ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी अच्छे से इसको कवर अप कर सकते हैं रोहित सर। बाकी पार्ट अभी उनका जो रह गया वो कवर अप करेंगे। चलिए तो फटाफट से देख लेते हैं। आइए देखते हैं। चलिए, देखिए आई टी पेपर वन का वेटेज समझ लेते हैं फटाफट से। ठीक, सबसे पहले वेल्थ टैक्स, बेनामी और ब्लैक मनी 10 मार्क्स के हैं। केस लॉ जो है 10 मार्क्स के हैं। ठीक, इसके बाद अब लोग पार्ट ए और पार्ट बी में कवर अप करेंगे, तो ये 80 मार्क तो ये हो गए लगभग। उसके बाद बचते हैं आपके 80 मार्क्स बचते हैं, तो 80 में से ये लगभग 35 कवर करता है और ये 45 कवर करता है। ये वेटेज होता है। इस तरीके से करेंगे, सबसे बेस्ट रहेगा। ये दो टॉपिक बिल्कुल मत छोड़िएगा। और इवन ये भी जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं सफिशिएंट एग्जाम्स के लिए, एग्जाम ओरिएंटेड है सारे। चलिए, तो अपन फटाफट से स्टार्ट करते हैं। केस लॉ मैकडो मैकडॉवल एंड कंपनी लिमिटेड कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर, सुप्रीम कोर्ट का केस है। ठीक, बेसिकली ये कोर्ट ना आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस में ज़्यादा, ये वाला केस ना इनडायरेक्ट टैक्सेस में ज़्यादा रिलेवेंट है। ठीक, बट अपन इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, पहले पूरा समझ लेते हैं। एक पॉइंट मैंने आपको नहीं बताया था, वैसे मुझे बताना चाहिए था क्लास में। देखिए, जीएसटी का इम्पैक्ट इनकम टैक्स में कैसे आता है। ठीक, तो इसको समझ लेते हैं। जीएसटी में आप जब एक जीएसटी नंबर लेते हैं ना, तो दो तरीके से नंबर लिया जा सकता है। एक रेगुलर बेसिस पे, ठीक, दूसरा होता है कंपोजिशन। कंपोजिशन ना छोटे लोग लेते हैं। ठीक, कंपोजिशन छोटे लोग थे जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक होता है। ठीक, इसमें क्या फ़ायदा है, इसमें बस ये फ़ायदा है कि आपको क्वार्टरली एक ही रिटर्न भरना पड़ता है। ठीक, इनपुट आउटपुट का जो क्राइटेरिया मैं भी समझाऊंगा आपको, वो उसमें कोई झंझट नहीं, सीधा सा 1% अपने टर्नओवर का दीजिए, बस खत्म। उसके बाद डिपार्टमेंट आपसे कुछ भी नहीं मांगेगी। रेगुलर में क्या होता है, सपोज आपने परचेज किया, आप ए हैं, आप सी से परचेज करते हैं और अपने ग्राहक को बी को भेज देते हैं। ठीक, आप यहाँ से 100 रुपये का माल लेके आए, सपोज करते हैं जीएसटी 5%, तो 5 रुपये आप जीएसटी पे करके आएंगे, टोटल 105 रुपये पे करके आए होंगे। क्लियर है, 5 रुपये जीएसटी का था। अब आप इसको यही माल 200 रुपये में दे रहे हैं। क्लियर, तो आपको भी 5% जीएसटी लेके सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो भी जीएसटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा। 200 रुपये पे 10 रुपये लेके 210 रुपये आप चार्ज करेंगे बी से। अब इसमें क्या होता है ना, 5 रुपये आप सी को पे करके आए, 10 रुपये आपको सरकार को पे करना है, तो इसको बोलते हैं इनपुट। जो खरीदते समय आप जीएसटी दे के आए हैं, वो एक्चुअल में जो आपको जीएसटी पे करना है 10 रुपये, उसमें से माइनस कर लेते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी सरकार के पास ये 5 रुपये पहुंच चुके होंगे, सी ने 5 रुपये सरकार को दे दिए होंगे। क्लियर है, तो इसको बोलते हैं इनपुट। कोई दिक्कत नहीं। तो अब ए को कितना पे करना है, 10 रुपये में से 5 रुपये काट के केवल 5 रुपये पे करना है। ये लॉजिकल है। ऐसे तरीके से होता है। कंपोजिशन में क्या होता है, कंपोजिशन में आपको 200 रुपये का माल बेचना है, केवल 200 रुपये का एक बिल काटिए, उसमें जीएसटी अलग से नहीं दिखाया जाता। अब आप जीएसटी का जब रिटर्न भरेंगे तो 200 का 1%, ठीक, 1% और 5% अलग अलग क्राइटेरिया जनरली समझते हैं। 1% में आपको 2 रुपये सरकार को पे करने हैं, बस। सरकार उसके बाद आपसे कोई भी रिटर्न नहीं मांगेगी। ये थोड़ा सा छोटे व्यापारियों के लिए। अब इसमें क्या वो है, एक ये तो फायदा हो गया कि साहब कंप्लाइंस कम हो गया, सिर्फ 1% ही देना है। यहाँ पे तो हम लोग 5% की बात कर रहे थे, ऐसे 18-28 तक भी जाता है जीएसटी। यहाँ पे सिर्फ 1% ही आपको टैक्स रेट देना है। क्लियर है। अब इसमें एक तो फायदा होगा कि 1% ही देना है। दूसरा फायदा, ये जो आप परचेस, ये आप आपने इधर भी तो सी से खरीदा ही होगा। ठीक, वहाँ पे भी आप 100 रुपये का खरीद के आए, 5 रुपये जीएसटी पे करके आए होंगे, 105 रुपये। अब इस केस में जब आप 2 रुपये पे कर रहे हैं ना, तो ये 5 रुपये का बेनिफिट नहीं मिलता, तो कंपोजिशन में बेनिफिट नहीं मिलता। क्लियर, इतना सब कुछ क्यों समझा रहा हूँ मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि जीएसटी आपका खर्चा, एसएससी का खर्चा माना जाएगा क्या। ठीक, सिंपल सा एक लाइन में लिख लीजिए, इफ पेड फ्रॉम ओन पॉकेट। कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। इनडायरेक्ट टैक्सेस यदि खुद की जेब से पे किए गए हों, ठीक, तो उस केस में उसको खर्चा माना जाता है, अदरवाइज नॉट। क्लियर है, आप ऐसे समझ लेते हैं।
ए ने बी को माल बेचा 10 रुपये से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट को 5 रुपये जमा किए, क्योंकि 5 रुपये सी के थ्रू पे कर दिए थे। क्लियर। अब ए ने बताइए कि 10 रुपये अपनी जेब से पे किए क्या? नहीं, बी से कलेक्ट करके सरकार को पे किए। तो यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे खर्चा नहीं होता। क्लियर। जीएसटी खर्चा, इनडायरेक्ट टैक्स खर्चा नहीं माना जाता। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 200 रुपये की उसने सेल दिखाई, 2 रुपये अपनी जेब से पे करना है। यहाँ पे आप है ना बी से नहीं रिकवर कर सकते। बी को तो आपने 200 का बिल काटा, पर अब 2 रुपये आपको जब आप रिटर्न भरेंगे तो उसमें पे करना पड़ता है। तो आपकी सेल 200 रुपये है, ठीक। अब 2 रुपये आपको, अब आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी सेल 198 रुपये, 2 रुपये का जीएसटी नहीं। ठीक, आपको ये 2 रुपये अपनी जेब से, अल्टीमेट तो कलेक्ट तो कस्टमर से किया जाता है, लेकिन इस केस में ना आप अपनी जेब से पे कर रहे हैं। यहाँ पे बिल पे आप जीएसटी नहीं दिखा सकते कंपोजिशन डीलर के केस में। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे 2 रुपये क्या हो जाएगा, आपका खुद का एक्सपेंस हो जाएगा, आपने अपनी खुद की जेब से पे किया, तो ये बिजनेस का खर्चा माना जाएगा। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस में ये सारे ही इनडायरेक्ट टैक्सेस एक जैसे चलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस में खर्चा कब माना जाएगा? इफ यू हैव पेड द अमाउंट फ्रॉम योर ओन पॉकेट, अदरवाइज वो खर्चा नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? आप सामने वाले से कलेक्ट करके सरकार को पे कर रहे हैं ना, आप अपनी जेब से तो नहीं पे कर रहे। लॉजिक है बिल्कुल। चलिए, ठीक है। अब ये वाला केस देख लेते हैं अपन। मैकडॉनल्ड का केस कहता क्या? देखिए, मैकडॉनल्ड के केस में थोड़ा सा अलग है, मैं बता रहा हूँ। जीएसटी या फिर एक्साइज में होता, आप जब एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक, दारू लेते हैं लोगों को, मतलब लोगों के लिए ही होती है दारू तो जनरली, बट दवाइयों वगैरह में भी यूज होती है इन जनरल। तो यदि दारू को लिया जाता है तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट को दारू का टैक्स का कलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट की बात होता है। जब आप मैन्युफैक्चर करते हैं, पहले क्या होता था, मैं आपको सिनेरियो बता दूं। आप जब चीज़ बनाते हैं तो एक्साइज देना पड़ता था, और जब उसको बेचते थे, सेल करते थे, तो आपको वैट देना पड़ता था, या आज कह सकते हैं जीएसटी देना पड़ता था। क्लियर है। चलिए, एक्साइज दारू पे नहीं हटा, पेट्रोल पे नहीं हटा, ये अभी भी लगता है। ठीक, वैट की जगह जीएसटी आ गया है, कुछ क्लासिफिकेशन है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, बेसिकली सेंट्रल, आप देख पा रहे होंगे सेंट्रल टैक्स ऑफिसर का है ये केस, बट हमारे केस सिलेबस में है तो उसको कवर कर लेना चाहिए। अच्छी चीज़ समझने वाली है, मैं इसे टीसीएस से भी रिलेट करा दूंगा आपको। ठीक, अब पहले क्या होता था ना, स्टेट गवर्नमेंट को एक्साइज पे करनी है। ए माल बेचता है बी को, ए बी से रिकवर करे एक्साइज ड्यूटी, क्योंकि उसने मैन्युफैक्चर करी और बी को बेचेगा। ठीक, ए एक पॉइंट होगा कि बी इसको एक्साइज भी देगा और जीएसटी भी देगा। क्लियर है। पहले वैट चलता था, एक्साइज भी देगा, वैट भी देगा। क्लियर है। चलिए, दूसरा तरीका होता है कि बी इसको एक्साइज ए को नहीं देगा, सीधे स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा। क्लियर है। चलिए, इसको बेचना था माल 1 लाख रुपए का, उस पर एक्साइज है 10% और जीएसटी है 10%। ठीक, मान के चल रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो एक्साइज उस पर 10,000 रुपये लगना था। अब जो जीएसटी लगता है ना, वो 1 लाख पे नहीं लगता, 1,10,000 एक्साइज ड्यूटी मिला के लगता है। तो इस पर 11,000 लगना चाहिए था। यदि 1 लाख पे लगाते तो 10,000 ही लगता। ठीक, तो 1,21,000 होता है। अब एसएससी क्या बोल रहा है, नहीं साहब इस पे ही चार्ज करो, आप एक्साइज सेल्स में एक्साइज को नहीं मानोगे, बट ये ना स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान हो जाएगा अदरवाइज। तो इसलिए एक्साइज या फिर कह सकते हैं जीएसटी से पहले जितने भी टैक्सेस लगने थे, वो मिला के ही जीएसटी अमाउंट कंसिडर किया जाता है। क्लियर है। ये बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्सेस का है, बट यही केस लॉ कहना चाह रहा है कि जब आप एक्साइज की कैलकुलेशन करें, सॉरी जीएसटी या वैट की कैलकुलेशन करेंगे, तो एक्साइज का जो पेमेंट कर दिया है वो अमाउंट आप शामिल करेंगे, उसके बाद ही आप वैट या जीएसटी का अमाउंट निकालेंगे। अदरवाइज यहाँ पे 11 की जगह 10 ही निकलता। ठीक है, ये जीएसटी का अमाउंट है, वैट बोल सकते थे पहले इसको, और ये एक्साइज है। क्लियर है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। मैकडोनल्ड इज द मैन्युफैक्चरर लिकर, बायर ऑफ द लिकर फ्रॉम मैकडोनल्ड, बायर खरीदने वाला मैकडोनल्ड से जो खरीद रहा है, यूज टू ऑब्टेन पासेस ऑफ लिकर आफ्टर पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी टू द एक्स्ट्रा एक्साइज डिपार्टमेंट। वो उसको पासेज मिलते थे जब आप एक्साइज डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट लेती है ये वाला एक्साइज ड्यूटी। ठीक, एक्साइज ड्यूटी का पेमेंट कर दो आप सरकार को, सरकार फिर पास दे देती है, यस ये पास के थ्रू आप माल ले जा सकते हैं। मैकडोनल्ड कलेक्ट सच पासेस फ्रॉम द कस्टमर, रिलीजेस टू द लिकर, वो दारू को रिलीज कर देता। मैकडोनल्ड पे सेल्स टैक्स ऑन द अमाउंट ऑफ टर्नओवर एक्सक्लूडिंग एक्साइज ड्यूटी। मैकडोनल्ड बोलता था हम, वो बोला सेल्स टैक्स पे करता था एक्साइज ड्यूटी हटा के। ठीक, घाटा हो गया जाएगा, 1 लाख पे ही 10% चार्ज करके वो पे कर देता था। नहीं, एक्साइज ड्यूटी शामिल करनी थी। तो बस यही कि सुप्रीम कोर्ट
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये एक्साइज को उसको आपको शामिल करना है। डेफिनेशन ऑफ टर्नओवर गिव्स इन द सेल्स टैक्स एक्ट क्लियरली इंडिकेट द टर्नओवर चार्ज एज कंसिडरेशन फॉर द सेल्स टैक्स इज टू बी टेकन इनटू डिटरमाइनिंग द टर्नओवर। एक्साइज का अमाउंट को आप टर्नओवर में शामिल करेंगे, फिर आप जीएसटी अमाउंट निकालेंगे। सो फॉर द पर्पस ऑफ कंपटीशन सेल्स टैक्स द टर्नओवर टेकन शुड बी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी पेड डायरेक्टली बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड कॉलरेबल डिवाइसेस कैन नॉट बी पार्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है। ठीक, कॉलरेबल डिवाइस क्या होता है? बेसिकली आप कभी भी सरकार को पेमेंट कर दिया आपने, अब उसके बदले एक पास मिल गया आपको। ठीक, ऐसे फॉर्म मिलता है, बेसिकली पास नहीं बोलते उसको, फॉर्म नंबर होता है, फॉर्म 49 होता था पहले। ठीक, चलिए, तो यदि ये आपको मिल गया तो इस केस में इसको आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं ये पेमेंट कर दिया सरकार को, अब इस हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बट स्टिल जो बेचने वाला है उसकी ही जिम्मेदारी है कि एक्साइज ड्यूटी पे हुई या नहीं। ठीक, हमारे इनकम टैक्स पे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये केस लॉ अपने से रिलेवेंट ज़्यादा है नहीं। अपन में तो सिंपल सा क्या है, इनकम टैक्स में रिलेवेंट कहाँ होगा? इनकम टैक्स में सिर्फ ये रिलेवेंट होगा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस को खर्चा माने या नहीं। तो इस केस में देखिए, जो मैकडॉनल्ड है वो अपनी जेब से पेमेंट कराएगा, एक्साइज ड्यूटी बायर ने पे कर दी, सेल्स टैक्स जो है वो बायर से कलेक्ट करके सरकार को पे कर देगा। ठीक, तो अपनी जेब से पे नहीं कर रहा है, यहाँ पे इसको खर्चा नहीं मानना चाहिए। क्लियर है? चलिए, बस यही इसमें पॉइंट था अपने लिए। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं ना, एक छोटा छोटा पॉइंट आप लिखते जाइए ताकि आपको पूरा केस दोबारा ना पड़े करना पड़े। सेल्स टैक्स, ठीक, एक्सपेंस और नॉट, हमारे लिए रिलेवेंट क्या है? पूरा क्रक्स हो गया मैकडॉनल्ड का कि सेल्स टैक्स, या फिर आप इसको सेल्स टैक्स की जगह इनडायरेक्ट टैक्स कर दीजिए। इनडायरेक्ट टैक्सेस इनकम टैक्स में खर्चा माना जाता है या नहीं माना जाता है? क्लियर? ये डायग्राम प्लीज आप बना लीजिए, वीडियो को पॉज करके। ठीक, कोई भी डाउट हो तो प्लीज व्हाट्सएप पे पूछिएगा। अगले केस पे आते हैं, वीडियो को पॉज करके प्लीज रिकॉर्ड कीजिएगा। अगले केस पे आते हैं। अगला केस है सीआईटी वर्सेस ब्रिटिश इंडिया लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट का ही केस है। ठीक, ये केस क्या बात करता है? ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा देता हूँ। हमने अकाउंट्स में पढ़ते हैं, वैसे तो पेपर 4 और पेपर 2 में अच्छे से कवर करते हैं। ये हमने बनाया आपका ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट। ठीक, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आता है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आता है। ठीक, और हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बंद हो जाता है। क्लियर है? यहीं से जीपी निकलता है, फिर जीपी यहाँ जाता है और आखिरी में आपका एनपी निकलता है। ऐसे ही निकालते हैं, इसी एनपी के बेसिस पे आप पीजीबीपी इनकम निकालते हैं। तो यदि ये एनपी गलत हो जाएगा तो पीजीबीपी इनकम गलत आएगी। अब एसएससी क्या करता था? ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन एक्चुअल नहीं दिखाता था, अपने मन से डाल देता था। क्लियर है? चलिए, तो इस पे टैक्स प्लानिंग करता था वो। तो इस पे टैक्स प्लानिंग हो सकती है? यस, हो सकती है, बट एक लिमिटेड तौर पे। ठीक, ओपनिंग स्टॉक खर्चा होता है, क्लोजिंग स्टॉक इनकम वाली साइड में डालते हैं। ठीक, खर्चा क्यों होता है? ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या? पिछले साल माल बच गया था, इस साल बिकेगा, तो खर्चा किस साल का है? इस साल का। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? इस साल जो आपने माल खरीदा था उसमें से कुछ माल बच गया। क्लियर है? तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक इस साल का माल बचा हुआ है, अगले साल बिकेगा, तो खर्चा इस साल का नहीं है, हटाने के लिए इसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं। क्लियर है? चलिए, अब एसएससी क्या करता था? ओपनिंग स्टॉक सपोज 5 करोड़ का था तो उसने 4 करोड़ ही दिखाया। सॉरी, 5 करोड़ का ओपनिंग स्टॉक को छोड़ता है, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट देखता है। ये था आपका 10 लाख रुपए का क्लोजिंग स्टॉक, एक्चुअल 10 लाख रुपए का था, एसएससी ने केवल 6 लाख रुपए दिखाया। ठीक, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से जीपी 4 लाख रुपए कम दिखाया, इनकम वाली साइड 4 लाख रुपए कम हो गई, तो जीपी भी आपका 4 लाख रुपए कम आएगा। ठीक, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख कम आया तो एनपी भी 4 लाख रुपए कम आएगा। एसएससी कंपनी है, क्लियर? कंपनी है तो 4 लाख रुपए से उसने नेट प्रॉफिट कम कर दिया, तो टैक्स भी कम हो जाएगा 4 लाख रुपए का अकॉर्डिंग। कितना कम हो जाएगा? 4 लाख का 30% सीधा 1,20,000, 1,20,000 का टैक्स सेविंग कर लिया एसएससी ने। क्लियर है? बट अब इस केस में क्या होगा ना, यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। सपोज अगले साल का पी&एल अकाउंट बना रहे हैं आप, ट्रेडिंग पी&एल बना रहे हैं, तो यहाँ पे भी अब 6 लाख रुपए आएगा खर्चे में। जितना क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल का है सेम अमाउंट ही इस साल आता है। तो ओपनिंग स्टॉक में अगले साल का एक खर्चा क्या हो जाएगा? कम। ओपनिंग स्टॉक खर्चा होता है, यस। पिछले साल का माल बचा, इस साल बिकेगा, तो इस साल का खर्चा है 6 लाख का। 10 लाख आना चाहिए था, बट 6 लाख आ रहा, 6 लाख रुपए आ रहा है, तो खर्चा कम लिख दिया तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो टैक्स भी बढ़ जाएगा, 4 लाख रुपए से 1,20,000 रुपए का। ये टैक्स कंपनी ने पिछले साल तो बचा लिया, लेकिन आने वाले साल में उसको पे करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसलिए इस पे टैक्स प्लानिंग तो हो सकती है, बट एक लिमिटेड तौर पे।
ठीक, एसएससी ने क्या किया, 1,20,000 को डिफर कर दिया, बस अगले साल वो पे करना ही पड़ेगा उसको। ठीक, बट इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में और प्लानिंग हो सकती है। एसएससी की इनकम है 10 लाख रुपए, 11 लाख, 30% के स्लैब में है वो, इंडिविजुअल है सपोज करते हैं। अब जितना भी वो एक्स्ट्रा कमाएगा वो उसको 30% उस पर देना पड़ेगा। क्लियर है? तो वो क्या करता है, उसको मालूम है अगले साल मेरी इनकम केवल 6 लाख रुपए होगी, मतलब 20% की स्लैब में होगा मैं। क्लियर है? ऐसा मालूम पड़ जाता है। अगले साल सेल नहीं है, जैसे अभी कोविड में मालूम पड़ गया था लोगों को कि 2021-22 में सेल थोड़ी सी कम होने वाली है, क्योंकि या 20-21 में भी सेल थोड़ी सी कम होने वाली है। तो जिनका 19-20 में टर्नओवर अच्छा था उन्होंने कहा कि सब क्लोजिंग स्टॉक में एडजस्ट कर लेते हैं, बाद में इसको रिवर्ट कर देंगे। तो अभी जितना भी कमाएंगे, 4 लाख रुपए में अभी दिखा देता तो मुझे 4 लाख का 30% 1,20,000 रुपये देना पड़ता। क्लियर है? तो अभी मैंने इसको सेव कर लिया। फिर क्या अगले साल यही मेरा 10 लाख की जगह 6 लाख रुपए आएगा, अगले साल मेरी 4 लाख रुपए से इनकम बढ़ जाएगी, और इनकम बढ़ जाएगी तो मैं किस स्लैब में हूँ, मैं हूँ आपके 20% के स्लैब में, तो मुझे केवल 4 लाख का 20% 80,000 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी टैक्स प्लानिंग हो सकती है बट एक लिमिटेड तौर पे। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, Assessee is a paint manufacturer. Assessee has adopted such system for valuation of stock as it produces comparatively low valuation of, वो क्या बोल रहा है कि मैं ओपनिंग और क्लोजिंग का लो वैल्यूएशन करता हूँ, उसने अपना क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन का तरीका ही अलग निकाला। क्लियर है? द सिस्टम is accepted in the past by the income tax department. The tribunal rejected the method of valuation. ट्रिब्यूनल ने इस मेथड को रिजेक्ट कर दिया। तो क्वेश्चन इज वेदर ट्रिब्यूनल इज जस्टिफाइड रिजेक्ट, जो ट्रिब्यूनल ने रिजेक्ट किया था क्या वो जस्टिफाइड है या नहीं। अब इसके पीछे लॉजिक, व्हेन बोथ द स्टॉक्स आर वैल्यूड एट बिट लोअर, ठीक, इट डज नॉट अफेक्ट द प्रॉफिट सस्टेनेबली, सब्सटेंशियली प्रॉफिट को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इस साल आपने कम पे किया, अगले साल आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इस साल आप इनकम कम कर दीजिए, अगले साल आपका खर्चा कम हो जाएगा, खर्चा कम तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा अगले साल, तो ये ट्रांसफर हो जाएगा। In the times of growing prices, the turnover gets increased and the valuation of closing stock also increases as compared to the opening stock. चलिए वही बोल रहा है कि यदि इस साल का आपने क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाया तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक कम हो जाएगा। इट रिजल्ट इन डिफरमेंट ऑफ टैक्स, डिफरमेंट हो गया, 1,20,000 रुपये इस साल पे नहीं किया, आने वाले साल में पे करना पड़ेगा आपको। द EU not only has a right but also the duty to reject the books if does not disclose the true statement of accounts। ठीक, अब इस केस में क्या होता है ना, ऐसा नहीं बोल नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बोल सकता कि साहब इसको अलाउ कर दो, जितना एसएससी को मैं मन करे उतना क्लोजिंग स्टॉक डाल सकता हूँ, तो इससे बहुत बड़ी टैक्स प्लानिंग हो सकती है। क्लियर है? एसएससी को मालूम है कि मैं अगले साल तो बिजनेस ही बंद कर दूंगा, ठीक है, लॉस ही लॉस दिखाऊंगा खूब, तो वो क्या करेगा, इस साल को वो क्लोजिंग स्टॉक पूरा खा रहेगा, तो इसलिए उसको दिखाया नहीं जा सकता। तो एओ के पास स्टिल पावर है कि यदि एसएससी ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सही से वैल्यू नहीं दिखाई हुई तो उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। The officer is not bound to accept the matter just because accepted in the past period. ऑफिस एसएससी बोल रहा है पहले सालों में तो हम ऐसे ही दिखा देते तो आप एक्सेप्ट कर लेते थे, इस साल में क्या हो गया, तो एओ की ऐसी ड्यूटी कुछ भी नहीं है कि पिछले सालों में चल रहा है, पिछले सालों की गलतियां हो रही है तो इस साल भी वो गलती को एक्सेप्ट करें। क्लियर? इट इज नॉट ओनली द राइट बट द ड्यूटी ऑफ एओ टू कंसिडर वेदर और नॉट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर डिस्क्लोज ट्रू स्टेटमेंट, सही होने चाहिए, किताबों में जितनी भी वैल्यू लिखी है कोई भी चीज़ की वो सही होनी चाहिए, अदरवाइज उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। इट इज़ इनकरेक्ट टू से दैट द ऑफिसर इज बाउंड टू एक्सेप्ट। ठीक, ऑफिसर कोई बाउंडेशन नहीं है, ट्रू होगा तो ही बाउंडेशन है, यदि आप गलत दिखा रहे हो तो उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है। करेक्ट है, विच हैड नॉट बीन क्वेश्चन द लास्ट। ठीक है, ट्रिब्यूनल इज कंप्लीटली जस्टिफाइड, ट्रिब्यूनल का बिल्कुल सही था इन द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, जस्टिफाइड होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, अल्टीमेटली जो भी आप वैल्यूएशन दिखा रहे हैं सत्य होना चाहिए। ठीक, स्टिल की उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि इस साल की इनकम कम हो गई तो अगले साल का खर्चा कम हो जाएगा, तो इस साल का प्रॉफिट कम हो गया, अगले साल का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पे लिख लीजिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग वैल्यूएशन, आपको याद आ जाएगा साहब की ओपनिंग क्लोजिंग का वैल्यूएशन पे एक पॉइंट हमने समझा था, तो इस तरीके से करेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा अपन अगली क्लास में रहते हैं, क्लास को थोड़ा सा प्रिसाइज रखेंगे, छोटा छोटा ही रखेंगे ताकि थोड़ा सा अच्छे समझ में आ जाए। एक क्लास के बाद आप एक बार प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा, जो भी डाउट हो प्लीज व्हाट्सएप पूछिएगा, आपके पास व्हाट्सएप का नंबर है 835993 इसमें जीएसटी वाला पॉइंट और ओपनिंग ये बहुत अच्छे पॉइंट है, केस लॉ से काफी अच्छे से समझ में आ जाते हैं। चलिए तो कोई भी डाउट हो तो आपके पास नंबर है 835993 ऐसे ही अपन लोग वैल्यूएशन सॉरी अगले क्लास में केस लॉ कवर अप करेंगे, फिर एमसीक्यूज कवर करना है, फिर फटाफट से कोर्स को कंप्लीट करके मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, 2 तारीख से 1 या 2 तारीख से मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देंगे
और 15 तक इसको कवर अप, सारे मॉक टेस्ट चलते रहेंगे धीरे धीरे धीरे। बट हमने जो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको दिए हैं बहुत रेलेवेंट है, उसको प्लीज़ 1 या 2 बार एटलीस्ट सॉल्व कीजिएगा और एटलीस्ट 2 या 3 बार रिवाइज कीजिएगा पूरे कोर्स को, रिटेन होने लगेगा। अभी आपने समझ लिया, 2 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको रिटेन हो जाएगा पूरा कि क्या पॉइंट था इसके अंदर। चलिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछिएगा, 83599366।